आज हम भारतीय सिनेमा के उस महान कलाकार को याद कर रहे हैं जिनकी कहानी सिर्फ फिल्मों की नहीं है। बल्कि जिंदगी की एक बहुत गहरी दास्तान है। आज हम उनकी आप बीती द सब्सटेंस एंड द शैडो से उनकी जिंदगी की कहानी सुन रहे हैं, उन्हीं की जुबानी, उन्हीं के शब्दों में। जी, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पेशावर का एक शर्मीला लड़का यूसुफ खान आखिर हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा शहंशाह दिलीप कुमार बना कैसे। बिल्कुल। ये सफर पेशावर की किस्सा खवानी बाजार की गलियों से शुरू होता है और बॉम्बे के रुपहले पर्दे तक पहुंचता है। एक ऐसी इंसान की कहानी जिसने एक्टिंग की परिभाषा ही बदल दी। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं उस लड़के से जिसका नाम यूसुफ खान था। उनकी कहानी पेशावर में शुरू होती है। उनके पिता सरवर खान को सब आगाजी कहते थे और माँ को अम्मा। और अपनी किताब में वो अपनी दादी का जिक्र बड़े ही प्यार से करते हैं। हाँ, वो उनके बहुत करीब थे, लेकिन उनका प्यार एक अजीब से डर के साथ आता था, है ना? हाँ, और ये किस्सा उनके बचपन की तन्हाई को समझने के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा। उनकी दादी को एक फकीर ने कहा था कि ये लड़का बहुत खूबसूरत है और बड़ा होकर बहुत नाम कमाएगा, लेकिन उसे दुनिया की बुरी नजर लग सकती है। इस बात का दादी पर इतना गहरा असर हुआ कि वो यूसुफ को बुरी नजर से बचाने के लिए क्या करती थी वो हर रोज उनके माथे पर कालिक का एक बड़ा सा टीका लगा देती थी, ताकि वो बदसूरत दिखे। हाँ, ताकि वो बदसूरत दिखे और बुरी नजर से बचे रहें। कमाल है, मतलब प्यार में वो उन्हें दुनिया की नजरों में बदसूरत बना रही थी। इसका यूसुफ पर क्या असर हुआ होगा? बहुत गहरा असर हुआ। वो अपनी किताब में लिखते हैं कि इस टीके की वजह से स्कूल में बच्चे उनसे दूर भागते थे। कोई इनके साथ बैठना नहीं चाहता था, तो धीरे धीरे उन्होंने खुद को सबसे अलग कर लिया। तो उनका बचपन मतलब तन्हाई में बीता। बिल्कुल। वो लिखते हैं कि वो अकेलेपन के इतने आदी हो गए थे कि उन्हें लोगों के बीच रहने में भी घबराहट होती थी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बचपन की इसी तन्हाई ने, उस अकेलेपन ने उन्हें बाद में पर्दे पर उन दर्द भरे किरदारों को इतनी गहराई से निभाने में मदद की? ये एक बहुत दिलचस्प कनेक्शन है। बिल्कुल हो सकता है। शायद वो उस एहसास को बचपन से जानते थे। उन्होंने उस दर्द को महसूस किया था, जिया था। शायद इसीलिए जब वो पर्दे पर ट्रेजेडी किंग बने तो वो एक्टिंग नहीं, हकीकत लगती थी। सही बात है। खैर, फिर उनका परिवार पेशावर से बॉम्बे आ गया। और इसके पीछे भी एक बड़ा ही प्यारा किस्सा है। जी, उनके पिता आगा जी बॉम्बे में फलों का कारोबार करते थे और यहाँ अकेले रहते थे। हाँ। तो एक शाम वो अपोलो बंदल पर टहल रहे थे और अपने परिवार को बहुत याद कर रहे थे। तभी उन्होंने एक छोटे से बच्चे को देखा जो बिल्कुल यूसुफ जैसा दिखता था। अच्छा। वो लिखते हैं कि आगा जी ने उसे गोद में उठा लिया और रोने लगे। उन्हें अपने बेटे की इतनी याद आई कि वो अगले ही दिन पेशावर की ट्रेन में बैठे और पूरे परिवार को बॉम्बे ले आए। जी, पूरे परिवार को बॉम्बे ले आए। वाह। लेकिन बॉम्बे आने के बाद भी यूसुफ साहब की जिंदगी सीधी सादी नहीं रही। आगाजी से किसी बात पर कुछ अनबन हुई थी। हाँ, और ये उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। क्या हुआ था? आगाजी ने अंग्रेजी सैंडविच पर कुछ ताना कस दिया कि तुम लोग ये क्या खाते हो। यूसुफ साहब को ये बात चुभ गई और वो घर छोड़कर चले रहे। बिना किसी को बताए पुणे के लिए निकल पड़े। सिर्फ 20 साल के थे वो उस वक्त। और वहाँ उन्होंने क्या किया? वहाँ उन्होंने पहले एक ब्रिटिश आर्मी कैंटीन में नौकरी की, फिर अपना खुद का सैंडविच का स्टॉल लगाया और कुछ ही महीनों में 5,000 रुपए कमाए। 5,000 रुपए 1940 के दशक में? हाँ, ये तो एक बहुत बहुत बड़ी रकम थी। यहीं से उनमें वो आत्मनिर्भरता का भाव आया होगा। बिल्कुल। वो लिखते हैं कि उन पैसों से उन्हें जो आत्मविश्वास मिला वो अनमोल था। उन्हें लगा कि वो अपने दम पर कुछ भी कर सकते हैं। और फिर वो बॉम्बे वापस आए। हाँ, और जब वो बॉम्बे वापस आए तो एक दिन चर्च गेट स्टेशन पे उनकी मुलाकात हुई डॉक्टर मसानी से, जो उन्हें बॉम्बे टॉकीज ले गए। जी, और वहाँ उनकी मुलाकात हुई फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा देविका रानी से। और यहीं से यूसुफ खान के दिलीप कुमार बनने का सफर शुरू हुआ। देविका रानी उनसे बहुत इम्प्रेस्ड हुई है ना? बहुत ज्यादा। उन्होंने यूसुफ की उर्दू और अंग्रेजी पर पकड़ देखी, उनका वो शर्मीला लेकिन आत्मविश्वासी अंदाज देखा और सीधे नौकरी ऑफर कर दी। सीधे 1250 रुपए महीने की नौकरी। 1250? यूसुफ को लगा कि ये सालाना तनख्वाह है। जब पता चला कि महीने की है तो उनके तो होश ही उड़ गए। और नाम बदलने की सलाह भी देविका रानी नहीं दी थी। हाँ, उन्होंने कहा कि एक सेक्युलर अपील और रोमांटिक इमेज के लिए उन्हें अपना नाम बदलना चाहिए। और इस तरह यूसुफ खान हमेशा के लिए दिलीप कुमार बन गए। ये तो हुई उनके करियर की शुरुआत, लेकिन उनकी जिंदगी दोस्ती, प्यार और अंदरूनी संघर्ष की कहानियों से भी उतनी भरी हुई है। बिल्कुल। राज कपूर से उनकी दोस्ती तो एक मिसाल मानी जाती है। उनकी दोस्ती पेशावर के दिनों से थी।
किताब में वो एक बड़ा मजेदार किस्सा बताते हैं। कौन सा? राज कपूर हमेशा दिलीप साहब की शर्मीली तबीयत से परेशान रहते थे। अच्छा। तो एक बार उनकी झिझक तोड़ने के लिए राज कपूर ने जबरदस्ती तांगे में 2 पारसी लड़कियों को लिफ्ट दे दी। अरे वाह। राज तो उनसे तुरंत घुल मिल गए, बातें करने लगे, लेकिन दिलीप साहब शर्म से लाल हो गए और पूरी यात्रा चुपचाप बैठे रहे। मैं तो कल्पना कर सकता हूँ कि वो कितना झेप गए होंगे। बिल्कुल। ये दिखाता है कि पर्दे का वो शहंशाह असल में कितना शर्मीला था। जी। लेकिन इसी शर्मीले इंसान ने जब पर्दे पर दर्द को जिया तो उन्हें ट्रेजेडी किंग का खिताब मिला, पर इसकी एक बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। बहुत बड़ी कीमत। वो अपने किरदारों में इतना डूब जाते थे, जैसे देवदास या दीदार में, कि वो किरदार उनकी असल जिंदगी पर हावी होने लगे थे। वो लिखते हैं कि उन्हें हर वक्त एक उदासी घेरे रहती थी। मतलब वो असल में डिप्रेशन में जाने लगे थे। हाँ, उन्हें लगने लगा था कि उनकी जिंदगी में कुछ अच्छा बचा ही नहीं है। तो वो इस अंधेरे से बाहर कैसे निकले? क्या किताब में इस बारे में कुछ बताया गया? हाँ, उन्होंने बताया है। वो मदद लेने के लिए लंदन गए। लंदन? जी। वहाँ एक बड़े मनोचिकित्सक डॉक्टर WD निकोल्स से मिले। और डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने उन्हें समझाया कि वो अनजाने में अपने किरदारों के दर्द को अपने अवचेतन मन में घर ले जाते हैं। अच्छा। उन्होंने सलाह दी कि वो इन गंभीर किरदारों से ब्रेक लें और हल्की फुल्की कॉमेडी फिल्में करें। और उन्होंने ये सलाह मानी? बिल्कुल मानी। जिसके बाद हमने आजाद, कोहिनूर और राम और शाम जैसी फिल्में देखी। जी। लेकिन ये बदलाव इतना आसान नहीं था, एक ट्रेजेडी किंग के लिए अचानक कॉमेडी करना। सही बात है, मुश्किल तो रहा होगा। वो लिखते हैं कि शुरू में उन्हें बहुत अजीब लगता था। उन्हें लगता था कि दर्शक उन्हें इस रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन जब आजाद जबरदस्त हिट हुई, तब उन्हें एहसास हुआ कि दर्शक उन्हें हर रंग में प्यार करते हैं। इस बदलाव ने न सिर्फ उनके करियर को बल्कि उनकी मानसिक सेहत को भी बचाया। इन किरदारों का दर्द उनकी जिंदगी पर हावी हो रहा था और शायद इसी मोड़ पर उन्हें एक ऐसे सहारे की जरूरत थी जो उन्हें इस अंधेरे से बाहर निकाल सके। और वो सहारा बनी सायरा बानो। उनकी प्रेम कहानी तो किसी फिल्म से कम नहीं है। बिल्कुल फिल्मी है। वो बताते हैं कि कोयम्बटूर के एक ज्योतिषी ने सालों पहले एक भविष्यवाणी की थी। क्या भविष्यवाणी थी? कि उनकी शादी 40 की उम्र के बाद होगी, उनसे लगभग आधी उम्र की एक बेहद खूबसूरत लड़की से, जो उन्हीं के प्रोफेशन से होगी और बहुत मशहूर भी होगी। और ये भविष्यवाणी सच हुई। उनकी पहली मुलाकात कैसे हुई थी? वो सायरा जी के घर एक पार्टी में गए थे। वो लिखते हैं कि जैसे ही उन्होंने सायरा जी को एक ब्रोकेड की साड़ी में देखा, For us time stood still। मतलब हमारे लिए वक्त वहीं ठहर गया। जी। वो उनकी खूबसूरती में खो गए और उन्होंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि अगर उन्हें शादी करनी है तो इसी लड़की से करनी है। और प्रपोजल, वो भी बड़ा यादगार था। बहुत। उन्होंने सायरा जी को जुहू बीच पर ड्राइव पर ले जाकर प्रपोज किया। और जैसे ही सायरा जी ने हाँ कहा, आसमान से हल्की हल्की बारिश की फुहारें गिरने लगी। दिलीप साहब लिखते हैं कि वो फुहारें खुदा का आशीर्वाद लग रही थीं। वाह। सायरा जी उनकी जिंदगी में वो रोशनी बनकर आईं जिसने हर अंधेरे को दूर कर दिया। वो सिर्फ उनकी पत्नी नहीं, उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो सबसे जरूरी है। दिलीप कुमार को भारतीय सिनेमा का महानतम अभिनेता क्यों कहा जाता है? क्या चीज उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी? हाँ, बन गया। क्या था वो गुरुमंत्र? उन्होंने कहा था, एक्टिंग करना बहुत आसान है, बस वो करो जो तुम उस हालात में सच में करते हो। अगर तुम एक्टिंग करने की कोशिश करोगे तो वो सिली लगेगी। बिल्कुल। दिलीप साहब ने इसी स्वाभाविक अभिनय यानी नेचुरल एक्टिंग को अपनी कला का केंद्र बनाया। मतलब उस दौर में जब लाउड और थिएट्रिकल एक्टिंग का चलन था, वो एक ऐसी शैली लेकर आए जो जिंदगी के बहुत करीब थी। जी। और वो एक बार में एक ही फिल्म करते थे। हाँ, ये उनकी सबसे बड़ी खासियत थी। वो कहते थे कि मैं एक वक्त में एक ही किरदार को जी सकता हूँ, मैं किरदारों की फैक्ट्री नहीं चला सकता। और वो सिर्फ एक्टर नहीं थे, वो फिल्म मेकिंग के हर पहलू में शामिल होते थे। खास तौर पे फिल्म गंगा जमुना। गंगा जमुना के बारे में तो वो कहते हैं कि वो एसेंशियली माय बेबी थी। बिल्कुल। उन्होंने न सिर्फ उसकी कहानी और स्क्रीन प्ले लिखा, बल्कि फिल्म के हर छोटे बड़े पहलू पर काम किया। मैंने सुना है कि उन्होंने वैजंती माला जी की भी मदद की थी। हाँ, वो अपनी को स्टार वैजंती माला को किरदार में ढालने के लिए अवधी और भोजपुरी संवादों की रिकॉर्डिंग खुद अपनी आवाज में करके देते थे, ताकि वो सही लहजा पकड़ सके। जी बिल्कुल। लेकिन एक एक्टर का फिल्म मेकिंग में इतना दखल देना, क्या इससे कभी सेट पर टकराव नहीं होता था? इसे कंट्रोलिंग कहना शायद सही नहीं होगा। वो इसे परफेक्शन के लिए एक जुनून कहते हैं। अच्छा। वो मानते थे कि एक फिल्म डायरेक्टर का माध्यम है, लेकिन हर कलाकार की जिम्मेदारी है
कि वो फिल्म को बेहतर बनाने में अपना पूरा योगदान दें। और उनकी रेंज मतलब कमाली थी। हाँ, एक तरफ देवदास का टूटा हुआ आशिक, तो दूसरी तरफ मुगले आजम का शाही और विद्रोही शहजादा सलीम, और फिर गंगा जमुना का देहाती और बागी गंगा। और राम और शाम में वो कॉमिक अंदाज। हर किरदार बिल्कुल अलग, और हर किरदार के पीछे उनकी महीनों की तैयारी होती थी। वो बताते हैं कि मुगले आजम के लिए उन्होंने घुड़सवारी और तलवारबाजी सीखी। नया दौर के लिए उन्होंने असली टांगे वालों के साथ वक्त बिताया था। हाँ, ताकि वो उनके तौर तरीके और भाषा को समझ सके। इसे आज की भाषा में मेथड एक्टिंग कहते हैं ना। सही बात है। जिसे दिलीप साहब ने भारत में सालों पहले ही अपना लिया था। वो किरदार को सिर्फ निभाते नहीं थे, वो किरदार बन जाते थे। जी। पर्दे पर भले ही वो ट्रेजेडी किंग थे, पर असल जिंदगी में उन्होंने मोहब्बत, दोस्ती और इंसानियत की एक नई मिसाल कायम की। Is more important than the star. The star is a creation of marketing and temporary media hype. But an actor is a creation of his own deeds, dedication and honesty to his profession. मतलब अभिनेता स्टार से ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्टार मार्केटिंग और मीडिया के शोर शराबे की देन है जो कुछ समय का होता है। लेकिन एक एक्टर अपने काम, अपनी लगन और अपने पेशे के प्रति अपनी ईमानदारी की देन होता है। यही सोच उन्हें सबसे अलग बनाती है। बिल्कुल। उन्होंने हमेशा खुद को एक एक्टर माना, एक स्टूडेंट माना। वो कहते थे कि जिस दिन एक कलाकार को ये लग जाए कि उसे सब कुछ आ गया है, उसी दिन वो खत्म हो जाता है। उनकी ये विनम्रता ही उनकी महानता का सबसे बड़ा सबूत है। सही बात है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि असल कला सच्चाई और ईमानदारी से आती है। शोहरत से कहीं ज्यादा जरूरी है एक अच्छा एक्टर, और उससे भी ज्यादा जरूरी एक अच्छा इंसान होना। यूसुफ साहब, आप हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे।